Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with A.K Sharma, and today we will going to discuss about LC oscillations. ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो LC oscillations रहेगा। तो देखो LC oscillation क्या होता है? LC oscillations, ठीक है। अब एल जो होती है बेटा वो होता है इंडक्टेंस। एल क्या होता है? इंडक्टेंस। और सी क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, एल क्या होता है? इंडक्टेंस और सी क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बीच में ऑसिलेशन, कोई एक ऐसा सर्किट हम कंसीडर करेंगे जिसमें एक इंडक्टर लगा हो और एक कैपेसिटर लगा हो, और उसमें हम एक बार एनर्जी देंगे और वो एनर्जी किस किस के बीच में ऑसिलेट करेगी? इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेशन करेगी, और इसी को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो यहां पे देखो, इन एलसी ऑसिलेशन the energy once given to a circuit containing a inductor and capacitor oscillates between them। ठीक है, एक बार जो एनर्जी हम देंगे इंडक्टर और कैपेसिटर को, तो वो इन दोनों के बीच में क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। तो यहाँ पे देखो, हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ हो और एक कैपेसिटर लगा हुआ हो। तो यहाँ पे देखो, consider a circuit containing a inductor of inductance L and a capacitor of capacitance C। ठीक है, तो एक सर्किट हम मान लेते हैं, ये सर्किट हमने मान लिया, ये हमारे पास एक सर्किट है। दिस इज, ये एक इंडक्टर हमने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक की लगा दी, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, ये की, इसको नाम K2 दे दिया, इसकी इंडक्टेंस है, इसकी कैपेसिटेंस सी। ठीक, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं। ये एक बैटरी लगा दी और इसके साथ एक की लगा दी K1। ठीक है, अब जैसे कि K1 को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज। यहां से K2 क्या है? ओपन, और K1 कैसी है? क्लोज है। तो बैटरी किसको चार्ज करेगी? कैपेसिटर को चार्ज करेगी। किसको चार्ज करेगी? कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा। इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इस पे कैसा? नेगेटिव। कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा इनिशियली, कि K1 is closed and K2 is open, so battery charge the capacitor,
एक प्लेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज, देन रिमूव द बैटरी को हम हटा लेंगे, रिमूव द बैटरी एंड क्लोज द की K2 एंड क्लोज द की K2। बैटरी को हटा के हम की K2 को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड क्लोज द की K2 एंड क्लोज द की K2। इसको हटा के इस K2 को क्लोज कर दो। तो देखो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरह से था, K2 को हमने क्लोज कर दिया, इस पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, इस पे कैसा, नेगेटिव। ठीक है, ये L और ये C। अब देखो जैसे की को क्लोज करेंगे तो यहां से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। भाई चार्ज इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फ्लो करके किधर आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा। और जब सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा तो सर्किट में क्या करंट बनेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां से इधर आएगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और जैसे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, करंट के बढ़ने को अपोज करेगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस है, और सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को क्या करती है, अपोज करती है। तो जैसे ही इसके अंदर से करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये अपने अंदर एक ईएमएफ पैदा करेगा, और वो ईएमएफ क्या करेगी, इस करंट के बढ़ने को अपोज करेगी। ऐसे ही करंट तुरंत 0 से मैक्सिमम हो जाएगा। मान लो करंट को 5 एम्पियर तक जाना है, 0 से 5 एम्पियर, तो ये धीरे धीरे 5 एम्पियर जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगी हुई है, एक कॉइल लगी हुई है, और कॉइल के पास क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे करंट उसके अंदर से बढ़ेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी, और वो ईएमएफ क्या करेगी, करंट के चेंज को अपोज करेगी। बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगी, और घट रहा है तो उसको घटने नहीं देगी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां पे इनिशियली इसके पास कितनी एनर्जी है, 1/2 CV², और इसके पास कितनी एनर्जी है, UE, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी इसके पास, 0, इसके पास कितनी, 1/2 CV²। ठीक है, तो इनिशियली कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज, जो टोटल एनर्जी है किसके रूप में स्टोर है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे हम दिखा सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा क्या है, फुली चार्ज है, और जैसे हमने की K2 को क्लोज किया, देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इनिशियली हम लिख देते हैं कि K2 is close, when close the key K2, then charge flows from positive plate of capacitor to negative plate। पॉजिटिव प्लेट से किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। सो
So due to self-inductance, of coil, a EMF is induced in the coil that oppose the change in strength of current. So capacitor discharge slowly, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सो अब कैपेसिटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि एक सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस हो रही है। The oscillation of energy between capacitor and inductor, between inductor, ठीक है बेटा। तो एनर्जी का ऑसिलेशन इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में हम डिफरेंट डायग्राम से समझ सकते हैं। सो द ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर can be shown by, represented by following diagrams। देखो यहाँ पे, if you connect a charged capacitor across an inductor, you will see a beautiful energy exchange take place between the two elements. These energy oscillations look as if the capacitor is saying, "You take the energy," and the inductor then says, "No, you take my energy." Why don't any of these elements store the energy and become settled? Let's have a look at the interesting physics behind these oscillations and some of the applications. Before diving into the LC circuit, we need to understand a simple circuit, a capacitor-resistor circuit. The capacitor is fully charged initially. Let's introduce a resistor into the circuit. Here you can observe that initially the current flow is at the maximum and then it sharply decays with time. This is expected because at the beginning the charge difference is at the maximum, so the current has to be at the maximum. Now let's see what will happen if the resistor is replaced with an inductor. Here again, the capacitor is fully charged initially. It's quite logical to expect that there will be a huge current flow at the beginning, and then the current flow would reduce as in the previous case. However, this will not happen in practice. An inductor develops EMF across it, based on the change in current flow. This means that a drastic change in current is not possible across the inductor as in the previous case. Now the current flow starts from zero and increases to the maximum, and then comes back to zero again. In an inductor-capacitor circuit, the current flow variation has to be gradual, and here we can see that the current flow in the LC circuit is shaped like a sine curve. Let's look at the electron flow animation once again. The current in the circuit starts from zero and gradually achieves the maximum value. In the next 1/4 of a time period, the current from the capacitor starts to decrease, resulting in another change in current. At the end of the capacitor discharge, if you check the EMF across the inductor,
it will have the opposite polarity to the initial EMF. This reverse EMF charges the capacitor with the opposite polarity. In the next half of the time period, the capacitor will be fully charged with the reverse polarity. This also means that the current flow will be in the reverse direction for the next half. Hence, in an ideal circuit, this back and forth flow of current would continue to charge and discharge the capacitor and form endless oscillations of energy. However, practically, we can never achieve such ideal behavior due to the presence of resistance. The resistance causes energy decay in the form of heat. This means that in a practical circuit, the oscillations will die out eventually. As we increase the resistance, the oscillations die out very quickly as shown. If we increase the resistance further to some critical value, there would be no oscillation at all. Underdamped LC circuits have many applications in industry, namely thyristors, magnetrons, etc. In communication systems, they are an integral part of frequency filters. Please don't forget to support us. Thank you. पहले हमारे पास क्या है, यहां पे देखो कैपेसिटर फुली चार्ज है, कैपेसिटर फुली चार्ज है, ये देखो ये कैपेसिटर फुली चार्ज। तो यहां पे देखो इसके पास जो एनर्जी हम यहां दिखा रहे हैं, ये कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर है मैक्सिमम, और यूबी कितना है, यूबी इज मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी 0। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो कि जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो इसके अंदर क्या एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डेवलप होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी जो स्टोर है किसके रूप में स्टोर होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये देखो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, ये यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया और ये इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्डअप करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हुआ और यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आधी एनर्जी किसके रूप में रह गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और आधी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो यहाँ पे देखो दिस इज, यहाँ पे हम एनर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज यूबी और दिस इज यूई, 1/2 सीबी स्क्वायर और ये 1/2 एलआई स्क्वायर, इसी रूप में स्टोर होती है एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। नेक्स्ट स्टेप देखो ये कैपेसिटर क्या हो गया, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया और इस टोटल की टोटल एनर्जी किसके रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आ गई टोटल की टोटल एनर्जी। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं टोटल एनर्जी यूबी 1/2 एलआई स्क्वायर और यूई कितना हो गया, 0, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा इसका फ्लक्स गिरना स्टार्ट होगा। इसका फ्लक्स जब डिक्रीज होगा तो इसके अंदर फिर दोबारा से एक ईएमएफ डेवलप होगी और वो ईएमएफ क्या करेगी, दोबारा से कैपेसिटर को रिचार्ज करेगी। तो यहाँ पे देखो वो स्टेप भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, इसके बाद
ये कैपेसिटर। अब देखो ये पूरी तरह से कैपेसिटर खाली हो चुका, सारी एनर्जी किसके रूप में स्टोर हो गई, 1/2 Li स्क्वायर के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ठीक है। और ये वाली एनर्जी जीरो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी जीरो हो गई। अब धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इंडक्टर का वो गिरना स्टार्ट होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और वो कैपेसिटर को क्या करेगी, रिचार्ज करेगी अपोजिट पोलरिटी के साथ। तो ये पहले ये प्लेट पॉजिटिव थी, अब ये प्लेट पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव बनेगी और ये इसका फ्लक्स गिरना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये एनर्जी हाफ हाफ हो गई फिर दोबारा से, दिस इज यूवी यूवी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो कि इसका फ्लक्स पूरी तरह से क्या हो जाएगा, और फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो और ईएमएफ डेवलप होगी और वो कैपेसिटर को फिर से और ज्यादा रिचार्ज करेगी इस तरह से। इस तरह से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली रिचार्ज हो जाएगा अपोजिट पोलरिटी के साथ और इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाएगी। यहां पे देखो इस स्टेप में ये टोटल यूई और ये यूवी कितना हो गया, यूवी इज इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के रूप में जो एनर्जी स्टोर थी वो क्या हो गई, जीरो। अब टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है। इसके रूप में स्टोर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। उसके बाद जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो फिर दोबारा से क्या, इसका चार्ज गिरना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से इसका चार्ज गिरेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये इसका फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये एनर्जी हाफ हाफ, यूवी सॉरी यू, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा है, एक बार हमने इसको एनर्जी दी थी कैपेसिटर को, वो एनर्जी कभी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। तो एक बार जो एनर्जी हम किसको देते हैं, कैपेसिटर को देते हैं, वो एनर्जी लगातार ऑसिलेट करती है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा यहाँ पे देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इंडक्टर था और ये हमारे पास कैपेसिटर था, ठीक है। कैपेसिटेंसी इंडक्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो यहां देखो कितना, Q बाई सी, मान लो इस पे Q चार्ज था किसी भी टाइम, कितना पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के ऊपर, Q बाई सी, प्लस इसके अंदर कितनी ईएमएफ डेवलप होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और एक इसके बराबर, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे कितना, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे कितना, E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, या V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहां से देखो
Q बाई C माइनस L d बाई dt, I किसके बराबर होता है, I इक्वल टू माइनस dq बाई dt। और नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, माइनस dq बाई dt मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है चार्ज के डिक्रीज होने से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस dq बाई dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ का q बाई c प्लस l d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें पूरी इक्वेशन को l से डिवाइड कर दो, l से डिवाइड करेंगे, l से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1 बाई LC इंटू Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM की इक्वेशन होती है, दैट इज गिवन बाय d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। तो यहां देखो कंपेयर करें, यहां ये इक्वेशन q के अंदर है, यहां देखो x है, यहां क्या है q। ठीक है, यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां पे कितना है l बाई c। तो यहां पे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग on comparing these two equation। ठीक है, तो यहां पे देखो ओमेगा किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC। ठीक है, अब यहां से देखो ओमेगा इज इक्वल टू, बट ओमेगा कितना होता है, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो यहां रखो 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC, और म्यू कितना आ गया 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगी वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन होता है। एलसी ऑसिलेशन में क्या है, एक बार हम एनर्जी कैपेसिटर को देंगे, वो एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऑसिलेट करती है। और ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 अपॉन 2 पाई रूट L बाई C, रूट LC। L क्या इंडक्टेंस है और C क्या कैपेसिटेंस। तो हम फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं किस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑसिलेट करेगी इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, यहां से फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।